नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। पंजाब की थाली। आइए समझते हैं इस थाली के पीछे छुपे उस कमाल के विज्ञान और गहरी संस्कृति को। इस एक्सप्लेनर में बात सिर्फ रेसिपीज या मसालों की नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे उस मिट्टी की, उस भूगोल की और उस साइंस की जो इस खाने को इतना खास और ऊर्जा से भरपूर बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम सी दिखने वाली थाली अपने अंदर एक पूरी सभ्यता को समेटे हुए है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर पंजाब का खाना इतना भारी, इतना हार्टी क्यों होता है? हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि इस थाली में ना एक अलग ही जान होती है, एक अलग ही ताकत होती है। ये सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, ये दरअसल एक पूरी किसान सभ्यता, एक एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन का नतीजा है। तो चलिए इस खाने के इतिहास और उसकी केमिस्ट्री में थोड़ी और गहराई तक चलते हैं। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, NH1 हाईवे के किनारे एक ढाबा, धुएं और आग से जलता हुआ मिट्टी का तंदूर और हवा में तैरती हुई उस सरसों के साग की सौंधी सौंधी महक। क्या बात है! ये महक सिर्फ किसी एक आम डिश की नहीं है, ये हवा में घुली हुई वो पहचान है जो हजारों सालों से चली आ रही एक किसान सभ्यता की पूरी कहानी बयां करती है। इसे बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता। भाग 1, प्रचुरता की भूमि। और कैसे भूगोल ही भाग्य है? अगर हम पंजाब और राजस्थान की तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचकर देखिए, एक तरफ पंजाब है, 5 नदियों की धरती, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, जमीन बेहद उपजाऊ है, इसी वजह से यहाँ की फसलें नेचुरली बहुत रिच होती हैं। वहीं दूसरी तरफ, ठीक इसके पड़ोस में राजस्थान को देखें, एकदम शुष्क क्षेत्र, एरिड लैंडस्केप। वहाँ की खेती और खाना पूरी तरह से सर्वाइवल पर, यानी कम पानी में जीवित रहने पर आधारित है। पंजाब में अबंडेंस है, एकदम प्रचुरता, और इसीलिए वहां का खाना इतना रिच और हैवी होना तो बनता ही है, एकदम स्वाभाविक है। सच कहा जाए तो हमारी ज्योग्राफी ही सीधे तौर पर तय करती है कि हमारी थाली में क्या परोसा जाएगा। भाग 2, एक परफेक्ट प्रोटीन जोड़ी, सरसों और मक्की। आइए फसलों के इस आकलन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सरसों। ये सर्दियों की एक बहुत ही खास फसल है। इसे अगर हम सर्दी की ढाल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विटामिन सी और आयरन से कूट कूट कर भरी होती है, एक न्यूट्रिएंट डेंस सीजनल डिफेंस। और फिर उसके साथ आती है मक्की। मक्की ग्लूटेन फ्री तो होती ही है, पर इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की भरमार होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है किसानों को लंबे समय तक कड़ी धूप या ठंड में मेहनत करने के लिए स्लो बर्निंग एनर्जी देना। मतलब आजकल के मॉडर्न न्यूट्रिशन और डाइट गाइडलाइंस आने से सदियों पहले ही हमारे पूर्वजों ने इस बैलेंस को समझ लिया था। है ना कमाल की बात? पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इसका सबसे दिलचस्प और साइंटिफिक पहलू है अमीनो एसिड कॉम्प्लीमेंटैरिटी। थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, पर आसान भाषा में समझें तो आमतौर पर किसी भी प्लांट बेस्ड खाने में सारे जरूरी अमीनो एसिड्स नहीं मिलते। लेकिन जब सरसों के साग और मक्की की रोटी को एक साथ खाया जाता है तो जादू होता है। इन दोनों के अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर एक एकदम परफेक्ट कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। खेत में दिन भर मेहनत करने वाले एक किसान के थके हुए मसल्स को रिकवर करने के लिए इससे बेहतरीन प्रोटीन पेयर और कोई हो ही नहीं सकता। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि सदियों पुराना एकदम शुद्ध फूड साइंस है। भाग 3, स्लो कुकिंग का विज्ञान और दाल मखाने का असली रहस्य। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। जो असली दाल मखानी होती है ना, जिसे मूल रूप से माँ की दाल कहा जाता था, उसमें आजकल के कमर्शियल किचन्स की तरह भर भर के क्रीम नहीं डाली जाती थी। बिल्कुल नहीं। इसका रहस्य कुछ और ही है। पहले दाल को रात भर तंदूर की बची हुई आंच पर, यानी उन गर्म कोयलों पर छोड़ दिया जाता है। फिर उस धीमी और लगातार हीट की वजह से दाल के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स धीरे धीरे आराम से टूटने लगते हैं, और आखिरी स्टेप में इस स्लो थर्मल ब्रेकडाउन की वजह से नेचुरली एक बेहद रिच और क्रीमी टेक्सचर निकल कर आता है। तो अगली बार जब उस क्रीमीनेस का स्वाद आए तो याद रखिएगा कि वो किसी दुकान से खरीदी क्रीम का कमाल नहीं, बल्कि प्योरली फिजिक्स, वक्त और बेहिसाब सब्र का नतीजा है। भाग 4, मौसमी ऊर्जा और जलवायु इंजीनियरिंग का कनेक्शन। अब गर्मी और सर्दी के इस अंतर पर गौर कीजिए। इससे पता चलता है कि आखिर हमारी थाली कितनी स्मार्ट है। एक तरफ है समर डिफेंस, यानी लस्सी। जब पंजाब में भयानक गर्मी पड़ती है ना, आग बरसाती धूप, तो ठंडी लस्सी एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। इसमें लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक्स भरे होते हैं जो पेट को हाइड्रेट रखते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ है हमारा विंटर फ्यूल, पिन्नी। जब सर्दियां खून जमाने वाली होती हैं, तब घी, गुड़ और ड्राई फ्रूट से लबालब भरी पिन्नी एक एक्सट्रीम हाई कैलोरी डेंस एनर्जी का स्रोत बन जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल स्वादिष्ट चीजें नहीं हैं, ये एक्सट्रीम मौसम में बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने और सर्वाइव करने के लिए बनाए गए एकदम प्रिसाइज बायोलॉजिकल टूल्स हैं। भाग 5, तंदूर की आग और उसकी केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्वाद को समझना। 480 डिग्री सेल्सियस, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक आम देसी तंदूर के अंदर का तापमान इतना एक्सट्रीम होता है, ये किसी भी मॉडर्न कमर्शियल पिज्जा ओवन की हीट से भी कहीं ज्यादा है। ये आग और इतनी ज्यादा हीट, यही तो उस खास फ्लेवर प्रोफाइल को पैदा करने का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। इतनी भारी आग में पकने के बाद जो खाने का निखरा हुआ रूप सामने आता है, वो अपने आप में अनोखा है। पर आखिर इतने तापमान पर खाने के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है, चलिए देखते हैं। इसे कहते हैं मेलार्ड रिएक्शन। ये दरअसल अमीनो एसिड्स और शुगर्स के बीच एक ऐसी कमाल की केमिकल रिएक्शन है जो सिर्फ एक खास और बहुत ऊंचे टेम्परेचर पर ही ट्रिगर होती है। यही वो लाजवाब रिएक्शन है जो खाने को वो ब्राउन, स्मोकी और चार्ड फ्लेवर देती है जिसके लिए हमारा ढाबा फूड इतना फेमस है। और पता है, यही सबसे बड़ी वजह है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, घर के गैस स्टोव की आंच कभी भी उस ऑथेंटिक तंदूरी फ्लेवर को परफेक्टली कॉपी नहीं कर सकती। ये फ्लेवर कोई चमत्कार नहीं है, ये प्योरली 100% मॉलिक्यूलर लेवल की केमिस्ट्री है। भाग 6, भूगोल और भोजन की क्षेत्रीय विविधता। आइए इस क्षेत्रीय विविधता को, इस रीजनल मैट्रिक्स को एक नए नजरिए से देखते हैं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब में खाना पकाने के लिए प्राइमरी फैट क्या है, घी और मक्खन। क्यों? क्योंकि वहाँ पशुपालन और सीजनल क्रॉप्स प्रचुर मात्रा में हैं, डेयरी रिच है। पर अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो कोस्टल अबंडेंस यानी समुद्री तट पर नारियल के पेड़ों की बहुतायत की वजह से वहाँ कोकोनट ऑयल राज करता है। ठीक वैसे ही बंगाल को देख लीजिए, वहाँ नदियों का एक बहुत बड़ा फैला हुआ नेटवर्क है, इसलिए वहाँ फ्रेश फिश और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का राज है। ये पूरा मैट्रिक्स एकदम शीशे की तरह साफ करता है कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों की थाली वहाँ के पर्यावरण और उनके पास उपलब्ध संसाधनों का एकदम डायरेक्ट नतीजा होती है। और आखिर में इस बेहद खूबसूरत विचार पर रुक करते हैं, भोजन धरती की आत्मा है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद उम्मीद है कि अगली बार जब इस थाली का स्वाद लिया जाएगा तो उसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि उन 5 नदियों का पानी, वहां की उपजाऊ मिट्टी और सदियों की मेहनत महसूस होगी। जाते जाते एक बेहद अहम और गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आज के हमारे आधुनिक डाइट प्लान्स जो रोज बदलते रहते हैं, क्या वो कभी सदियों पुरानी इस खेती और मौसम के कारगर विज्ञान का मुकाबला कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सच में एक गौर करने लायक विषय है। तब तक के लिए सीखने और इस बेहतरीन दुनिया को समझने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहे।